पहले तो मैं तुम सभी से वीडियो ले लाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इसका एक रीजन है। मेरे पेपर चल रहे तो मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी खराब थी, लेकिन अब सब कुछ सही हो गया तो तुम्हें हर 2 या 3 दिन में वीडियो देखने को मिल जाएगी। खैर चलो शुरू करते हैं। हम देखते हैं मारू को, जो कि बुरी तरह कट चुका है। जिसके बाद हम 7 घंटे पहले मारू को देखते हैं, जो कि ऑफिस जा रहा होता है। वो कहता है कि मुझे पहले से नहीं पता था कि मुझे काम पे जाने से नफरत होने लगेगी। मैं अभी भी उस राक्षस की फाइट के कारण काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। तभी उसे कुछ सुनाई देता और वो पीछे देखने लगता है, जहाँ पे एक गाड़ी थी जिस पर रेड बैठा हुआ था। तभी उसे याद आता है उस फाइट में रेड ने उसकी काफी मदद की थी, जिससे उसे लगता है कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। इसीलिए वो उससे ऑफिस तक के लिए लिफ्ट मांगता है, पर रेड उसे बहुत बुरी तरह मना करके वहां से चला जाता है, जो देख के मारू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ यूसी आता है, जो कहता है मुझे उससे जलन हो रही है, उसके पास एक विदेशी कार है, लेकिन एक नए सिविल सर्वेंट का विदेशी कार से ऑफिस जाना, उसका व्यवहार काफी बुरा है। मारू कहता हाँ तुमने सही कहा, उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अजीब है। यूसी कहता हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना अमीर या सुंदर है, पर यदि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है उसके कोई दोस्त नहीं होंगे। और वो दोनों जोरों से हंसने लगते हैं। मारू मन में कहता है मेरे भी कोई दोस्त नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं पीछे रह गया हूँ, मुझे उससे काफी जलन हो रही है। जिसके बाद वो दोनों पैदल चलते हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं, जिससे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मारू को देख के टीम लीडर कहता है तो तुम यहाँ पे हो हमारे प्यारे हान मारू, लेवल 7 के एबिलिटी यूजर। जो सुन के मारू को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कब से लेवल 7 का एबिलिटी यूजर बन गया। तभी यून भी उसे बधाई देती है और बताती है उसने अपनी डीमन खाने वाली एबिलिटी का यूज करके लेवल 7 के डीमन को खा लिया है, जिससे उसके पास लेवल 7 की पावर आ गई है और अब वो लेवल 7 एबिलिटी यूजर है। तभी टीम लीडर उसे मारते हुए कहता है मुझे लगा तुम तो काफी बेकार और कमजोर हो, पर तुम तो काफी काम के निकले। जो सुन के मारू को काफी अच्छा लगता है कि पहली बार टीम वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं। यूसी कहता है तुम्हारी डीमन खाने वाली एबिलिटी तो काफी अच्छी है, तुम ही अकेले हो जिसकी पावर लगातार बढ़ते जा रही है। पर तभी रेड डेस्क में हाथ मारता है, जिससे सभी लोग शांत हो जाते हैं। बहुत बातचीत हो गई, काम का समय शुरू हो चुका है। शायद वो ये सब देख के बहुत ज्यादा जल रहा था। मारू मन में कहता आखिर वो नाराज क्यों है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जब मैं लेवल 1 में था तब वो मुझे नीची नजरों से देखता था, और अब भी वो मुझसे नफरत ही करता है। क्या वो केवल मुझसे नफरत करता है? तभी कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है, जो कि कैप्टन कांग होती है। कांग कहती है क्या हम कुछ समय अकेले में बात करें? जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों अकेले में कुछ बात कर रहे हैं, पर मारू को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। कैप्टन कांग ने उसे अकेले में क्यों बुलाया है? कांग कहती है मेरी दादी के घर को ठीक करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मारू शर्माते हुए कहता है कोई बात नहीं, कोई भी टीम मेंबर यही कहता। तभी कांग कहती है इससे मुझे यकीन हो गया कि मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करती हूँ। जिससे मारू घबरा जाता है, ये सब क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या महसूस करती है, ये सब क्या हो रहा है। कांग कहती है मुझे नहीं लगता तुम लेवल 1 के एबिलिटी यूजर हो, पर मारू को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। कांग कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी और राक्षस को खाकर उनकी पावर लेने की एबिलिटी केवल लेवल 1 की हो। जो सुन के मारू सोचने लगता है क्या उस दिन मैंने जिस राक्षस को खाया था वो लेवल 1 का नहीं था। कांग कहती है हाँ याद करो, क्या तुम सिविल सर्वेंट बनने से पहले किसी और राक्षस से मिले थे? और मारू याद करने की कोशिश करने लगता है क्या कभी उसके साथ ऐसा हुआ है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। मुझे नहीं लगता मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है, मैं ऐसी चीज को कभी भी नहीं भूल सकता। लेकिन तभी उसे कांग के पीछे कुछ दिखता है, जो देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो चीज क्या है? और हम देखते हैं वहाँ पे एक राक्षस होता है, और हम देखते हैं वो राक्षस बहुत ज्यादा भयानक होता है, जिसे देख के मारू को पैनिक अटैक होने लगता है। ये दोबारा शुरू हो गया, ये काफी बुरा है। जिसे इस हालत में देख के कांग घबरा जाती है क्या तुम ठीक हो? पर मारू कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। इतनी भयानक चीजें मुझे क्यों दिख रही है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तभी कांग उसका हाथ पकड़ लेती है, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कांग मन में कहती है जैसा मैंने सोचा था इसके साथ जरूर पास्ट में कुछ हुआ है। तभी वहाँ टीम लीडर आ जाता है, जो उन्हें ऐसी हालत में देख लेता है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? डेटिंग, वो भी ऑफिस में? जो सुन के मारू शर्मा जाता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी 1 साल बाद राक्षस आने वाले हैं जिस पर हम मर सकते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सुन के मारू को बहुत बड़ा झटका लगता है, उसे लगता है कि उसे इनडायरेक्टली मना कर दिया गया है। जिसके बाद कांग वहां से चली जाती है और टीम लीडर उस पर हंसने लगता है कि उसे मना कर दिया गया है। मारू कहता है मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसे अंदर से काफी बुरा लग रहा होता है। जिसके बाद हम दोबारा ऑफिस को देखते हैं। यून कहती है हमारे जाने में कुछ समय बाकी है, इसलिए जाने से पहले हमें येलो डस्ट को एक बार और चेक कर लेना चाहिए। जिसके बाद हम माउंटेन्स को देखते हैं, जहाँ कांग और मारू येलो डस्ट की जांच करने के लिए आए थे। मारू को अभी भी पहले की बातों के लिए बुरा लग रहा था। जिसके बाद वो लोग येलो डस्ट के डिवाइस के पास पहुंच जाते हैं और इसकी जांच करने लगते हैं। मारू मन में कहता है ऑफिसर कांग ने सही कहा, हम मर सकते हैं, मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। मुझे सोचना होगा कि मैं उन राक्षस से कैसे बच सकता हूँ, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, हमारे पास उनकी ज्यादा जानकारी भी नहीं है। यदि मैं किसी तरह उनसे बात कर पाता तो काफी अच्छा होता। तभी बेल रिंग होने लगती है, ये सब क्या हो रहा है? कांग जल्दी से फोन उठाती है तो बैकअप रिक्वेस्ट है। दूसरी तरफ योसी होता है, जो कि काफी घायल हालत में होता है। मैं जॉन 3 से योसी बोल रहा हूँ, तुम्हारी तरफ एक राक्षस आ रहा है और टीम लीडर की हालत भी काफी खराब है, उससे बात करते समय अपने शब्दों का ध्यान रखना। पर शायद कांग उसकी बात को ध्यान से नहीं सुन पाती और कॉल कट जाती है। पर कैप्टन कांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता, टीम लीडर लेवल 10 के एबिलिटी यूजर हो, वो भी उस राक्षस के सामने नहीं टिक पाए। और ये सुन के मारू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या वो बेवकूफ बूढ़ा लेवल 10 का एबिलिटी यूजर है? उसे नहीं पता था कि टीम लीडर लेवल 10 के एबिलिटी यूजर है। तभी उनके पास भी येलो डस्ट आने लगती है। कैप्टन कांग कहते हैं ध्यान दो, वो यहाँ पे आ गया है, ये राक्षस काफी पावरफुल है, इसने लेवल 10 के एबिलिटी यूजर को भी हरा दिया है। जिसके बाद हम येलो डस्ट में एक शैडो को देखते हैं और उसके हट पे हम वहाँ पे एक राक्षस को देखते हैं, जिसके सिर पे एक बहुत बड़ा छेद होता है।
तभी वो राक्षस उन्हें हेलो कहता है, जो सुन के मारू और कांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्या अभी इसने बात की। वो राक्षस कहता है तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई इंसान हूँ, क्या हम थोड़ी देर के लिए बातचीत कर सकते हैं, क्या मैं तुम्हारे लीडर से बात कर सकता हूँ। मारू हैरान होकर कहता है ये कमीना इंसानों की तरह बात कर रहा है। कांग कहती है हाँ तुमने सही कहा, ये एक राक्षस है जो बोल सकता है। वो राक्षस कहता है गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं केवल बात करना चाहता हूँ। मारू कहता है वो आखिर किस तरह की बातचीत करना चाहता है। तभी कांग को यूजी की बात याद आती है, उससे बात करते समय ध्यान रखना, और वो मारू को उससे बात करने के लिए मना कर देती है। मारू कहता है लेकिन ये राक्षस के बारे में और जानने का एक अच्छा मौका है, वो हमें मारने आ रहे हैं लेकिन हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, इससे हमें जरूर कुछ पता चल सकता है। और मारू उस राक्षस से पूछता है कि वो कहाँ से आए हैं, जिस पर वो राक्षस बताता है कि वो नर्क से आते हैं। नर्क ये कहाँ पर है। वो राक्षस कहता है ये जगह हेल की सबसे नीचे है, एक ऐसी जगह जहाँ पिछले जन्म में बहुत भयानक पाप करने वाले लोग फंस जाते हैं और एक अंतहीन संघर्ष के लिए मजबूर हो जाते हैं। मारू हैरान होकर कहता है पिछला जन्म तो फिर राक्षस, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाँ तुमने सही समझा, राक्षस भी पहले इंसान थे। और मारू सोचने लगता है कि उसने जितने भी राक्षस को मारा है वो भी असल में इंसान थे, तो फिर अब तक जो मैं खा रहा था वो भी इंसान, और उसे उल्टी आने लगती है। तभी वो राक्षस कहता तो क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, और मारू से हाँ ही करने वाला था, तभी कांग उसे पकड़ लेती है, उससे और बात करना बंद करो, भले ही वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो पर ये वही है जिसने यूसी और टीम लीडर पर हमला किया है। और कांग अपनी पावर को अनलॉक कर लेती है। वो राक्षस कहता है ये सब बंद करो, मुझे मारपीट से नफरत है। पर तभी कांग उस पर अटैक कर देती है और बस उसे खत्म ही करने वाली थी, पर इससे पहले वो उसे मार पाती। वो राक्षस कहता मुझे मारने से तुम्हारा भाई वापस नहीं आएगा, जो सुन के कांग हैरान हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। वो राक्षस कहता है क्योंकि ये तुम्हारी गलती थी कि तुम्हारा भाई मारा गया, और वो राक्षस हंसने लगता है। पर ये सुन के कांग जम गई थी और अपने पास्ट को याद करने लगती है, जहाँ उसे बचाने के लिए उसका भाई राक्षस के अटैक के सामने आ जाता है और मारा जाता है, जिससे कांग पूरी तरह टूट जाती है। यहाँ दूसरी तरफ कांग के मुंह से खून आने लगता है। राक्षस कहता वो तुम्हें बचाने की कोशिश में मारा गया, बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारा काम था, तो मैं उसे बचाना चाहिए था। और तभी कांग गिर जाती है, पर मारू आके उसे पकड़ लेता है। हम देखते हैं उसकी चेस्ट में एक बहुत बड़ा घाव होता है। मारू कहता है ये क्या हुआ, उसके दिल पे हमला किया गया है, पर मैंने कुछ भी नहीं देखा, ये किस तरह का हमला था, क्या ये हमला उसके शब्दों के कारण हुआ है। तभी राक्षस कहता है तो फिर चलो अपनी बातचीत जारी रखते हैं, उस बेकार इंसान को छोड़ दो जो अपनी बेकार परिवार की याद में रो रहा है। पर मारू इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी बकवास बंद करो, ऑफिसर कांग के बारे में ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो उस पर अटैक करके उसे एक बहुत पावरफुल पंच मार देता है, जिससे वो राक्षस दूर जाके गिरता है और मारू उस पर दोबारा अटैक कर देता है। पर इससे पहले वो अटैक कर पाता, वो राक्षस कहता है देखो और कौन बात कर रहा है, जिसे उस औरत ने छोड़ दिया, जिससे मारू वहीं रुक जाता है, ये क्या हो रहा है, मेरा शरीर हिल क्यों नहीं रहा। और तभी कुछ उसके दिल पर भी अटैक कर देता है। मारू कहता है ये क्या हुआ, कुछ तो मेरे दिल पर अटैक कर गया और मुझे कभी छोड़ा नहीं गया। तभी उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। मारू कहता है यह समय अपनी फीलिंग को अपने ऊपर हावी होने देने का नहीं है, मुझे वह कभी रोमांटिक रूप से पसंद नहीं थी, मैं बस उसे एक स्ट्रॉन्ग और कूल सीनियर समझता था। और वो कांग को देखने लगता है, जहाँ कांग उससे माफी मांग रही होती है। तभी मारू की हालत और भी खराब होने लगती है, उसके शब्दों के हमले से मेरी हालत काफी खराब हो गई है। वो राक्षस एक बड़ा सा पत्थर उठाते हुए कहता है भावनाएं लोगों को कमजोर बनाती हैं, मैंने इन्हें कभी महसूस नहीं किया, यहाँ तक कि जब मैं इंसान था तब भी नहीं। और वो उस पत्थर से मारू पर अटैक करने वाला था। मारू कहता ये काफी बुरा है, मैं अपना शरीर नहीं हिला पा रहा। मारू मन में कहता है जब तक आपके पास भावनाएं हैं आप इस तरह के हमले का सामना नहीं कर सकते, यही कारण है कि टीम लीडर जो लेवल 10 के एबिलिटी यूजर हैं वो भी इसका शिकार हो गए। अब हमें केवल वही बचा सकता है जिन्हें इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राक्षस कहता अब जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या तुम्हारी जुबान कट गई है, चलो अब इसे खत्म करते हैं, यदि तुम बात नहीं कर सकते तो इसमें कोई मजा नहीं है। और वो उस पत्थर से मारू पर अटैक कर देता है, पर इससे पहले वो पत्थर मारू को मार पाता, उसकी बॉडी पूरी तरह मुड़ जाती है। और हम देखते हैं रेड को, जो कि वहां पे आ गया और उसने उस राक्षस की ऐसी हालत की है। रेड कहता है लेवल 1 तुम इस तरह क्यों डले हो, पर उसे देख के मारू बहुत खुश होता है, तो तुम यहाँ आ गए, तुम्हें उसके शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम एक समाज विरोधी हो। रेड उसे पकड़ के कहता है तू बेकार इंसान, तू किस लिए खुश हो रहा है। तभी वो राक्षस कहता है इससे तो बस खुदगुदी हो रही है, ये सब क्या बकवास है, तू अब भी नहीं मरा। वो राक्षस कहता है मेरी मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हें तोड़ना आसान नहीं है, और तुम छोटी लेवल के और कोशिश करो। जिससे रेड और मारू दोनों गुस्सा हो जाते हैं, तूने क्या कहा लो लेवल, तू शोर मचाने वाले कमीने। जिसके बाद वो दोनों उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। मारू रेड से कहते हैं ध्यान से, वो हमारे मन को पढ़ सकता है और अपने शब्दों में हमें फंसा के हम पे हमला कर सकता है। रेड कहता मुझे तुम जैसे लो लेवल की चेतावनी की जरूरत नहीं है, बस चुप रहो और देखो। और रेड उस राक्षस से लड़ने के लिए जाने लगता है। मारू कहता वो बेवकूफ, उसकी बात करने का तरीका बिल्कुल उस राक्षस की तरह है। जिसके बाद रेड उस राक्षस से लड़ने लगता है, वो अपने हाथ की उंगली को तोड़ के उस राक्षस की हड्डी तोड़ देता है, पर इससे उस राक्षस को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो रेड को भी अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगता है। क्या तुम इतना ही कर सकते हो, ऐसा लगता है तुम कभी भी अपने पिता से मंजूरी नहीं पा सके। पर रेड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक के बाद एक उस पर अटैक करता जाता है। क्या तुम्हारे अंदर भी मेरी तरह कोई भावनाएं नहीं है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप एक ऐसी महिला के बच्चे हों जिसे उसके पति ने निकाल
डाल दिया जिससे वो पागल हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। पर रेड को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम उसके पास्ट को देखते हैं जहाँ उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली और सामने रेड खड़ा हुआ है। यहाँ मारू ये सुन के बहुत हैरान हो रहा होता है। मुझे नहीं पता था कि उसकी कहानी इतनी ज्यादा दर्द भरी है। मुझे तो बस यही लगता था कि वो कोई लाड़ प्यार से बड़ा हुआ एक अमीर बच्चा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके जैसा इंसान भी इस तरह के हमले का सामना कर पाएगा। अब मुझे ही आगे जाना होगा। वो राक्षस हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारे अंदर भी मेरी तरह कोई भावनाएं नहीं है? दूसरी तरफ हम रेड को देखते हैं जिस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ऐसा है तो अब तुम क्या करोगे? और वो उस राक्षस पर अटैक कर देता है। ये मेरी गलती नहीं थी, ये मेरी माँ की गलती थी कि वो कमजोर थी। लास्ट में केवल पावरफुल लोग ही जिंदा रहते हैं। वो राक्षस कहता है, तो फिर लास्ट में तुम लास्ट तक जिंदा नहीं रहोगे क्योंकि तुम हान मारू से कमजोर हो। जो सुन के रेड को झटका लगता है और उस पर भी सेम अटैक हो जाता है, पर मारू सही समय पर उसके अटैक को रोक लिया। आखिरकार पकड़ लिया तुम्हारे अटैक करने का तरीका। तुम अपने शब्दों से दूसरों को भ्रमित कर देते हो और फिर अपनी जीप से उन पर अटैक कर देते हो। तभी कांग उस पर अटैक कर देती है और उसकी जीप को काट देती है। क्या तुम दोनों ठीक हो? मारू मन में कहता है, जैसा मैंने सोचा था, वो बहुत ज्यादा कूल है। नहीं नहीं, इस सब के बारे में मत सोचो। और वो रेड को जगाने लगता है, हे बाहर निकलो, क्या तुम ठीक हो? पर रेड अभी भी शौक में होता है। उसने कहा, मैं हान मारू से कमजोर हूँ। मारू मन में कहता है, क्या बकवास है, क्या ये मुझसे सच में इतनी ज्यादा नफरत करता है? मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि ये आदमी मुझसे इतनी ज्यादा जलन रखता है। और वो उसे होश में लाने के लिए पीटने लगता है, अरे उठ जाओ, उसकी बातों को भूल जाओ। लेकिन इसका रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मारू कहता, मैं महान हूँ लेकिन तुम मुझसे भी बेहतर हो। जो सुन के रेड होश में आ जाता है, लेवल 1, तुमने सही कहा। मारू मन में कहता, वो कितना ज्यादा बेवकूफ है। तभी कांग कहती है, चलो उसे खत्म करके घर चलते हैं, यदि अंधेरा हो गया तो हम काफी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मारू कहता है, लेकिन हम क्या करें, हम उसकी जीप के कारण पास में नहीं जा सकते। कांग कहती है, मैं लड़ूंगी, अब हमारा मौका है। अब वो बोल नहीं सकता। तभी रेड उसे रोक के कहता है, इस हालत में। और कांग की हालत खराब होने लगती है। सब क्या हो रहा है, मेरे घाव हील क्यों नहीं हो रहे? रेड कहता है, जब तक हम उस राक्षस को मान नहीं देते उसका हमला हमें हील नहीं करने देगा। तभी मारू वहां से भागने लगता, मुझे कुछ करना होगा, मुझे उसकी जीप से आगे रहते हुए यहाँ से नीचे जाना होगा। हे तुम बेकार राक्षस, यहाँ पे देखो। और वो राक्षस मारू को देख के उसका पीछा करने लगता है। वो मेरी तरफ आ रहा है, उनके पास मौका है। रेड ऑफिसर कांग का ध्यान रखना, मैं अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल इस पर करूंगा। रेड कहता, बेवकूफ, वो शक्ति केवल छोटी और बंद जगह पर काम करती है। तभी कांग रेड से मारू की मदद करने के लिए कहती है, जल्दी जाओ, उसकी मदद करो। यहाँ मारू उस राक्षस को अपने पीछे दौड़ा रहा होता है। मुझे कोई बिल्डिंग नहीं दिख रही और मैं शहर भी नहीं जा सकता, मुझे क्या करना चाहिए? तभी रेड वहाँ पे अपनी कार लेके आ जाता है। हाँ मारू, जल्दी करो, यहाँ पे आ जाओ। मारू कहता, वो बेवकूफ इतनी महंगी कार बर्बाद कर रहा है। एक जवान अमीर लड़के से जैसी उम्मीद थी, मुझे उससे बहुत जलन हो रही है। और मारू ऊपर से सीधा उस कार के अंदर छलांग लगा देता है। वो राक्षस अभी भी मारू का पीछा कर रहा होता है। तभी मारू कहता है, दम है तो अंदर आ जा। और वो राक्षस भी कार के अंदर आ जाता है। तभी रेड कार का डोर बंद कर देता है और मारू कार से बाहर निकलकर भागने लगता है। पर तभी वो डीमन अपनी जीप की हेल्प से मारू को बहुत बुरी तरह काट डालता है। पर तभी कोई उसकी गर्दन पकड़ लेता है और हम देखते हैं वो मारू होता है। जो देख के वो डीमन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हान मारू होते हैं जो उस डीमन को कार के अंदर खींच लेते हैं और उसे खाने लगते हैं। वो डीमन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर वो बहुत सारे होते हैं। रेड कहता है, हान मारू, तुम वहाँ कब तक रहोगे? वो बेवकूफ, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा? तभी वहाँ ऑफिसर कांग भी आ जाती है। क्या हुआ, हान मारू कहाँ है? यहाँ कार के अंदर सभी हान मारू मिलकर उस डीमन को खा रहे होते हैं। वो डीमन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो बातचीत कर लेते हैं, या फिर तुम इसी तरह लड़ने झगड़ने वाले इंसान हो जैसे तुम्हारे पिता थे। जो सुन के मारू फिर से पास्ट में चला जाता है जहाँ पे शायद उसके फादर उसे मार रहे होते हैं। यहाँ वो डीमन हान मारू से कहता है, जब तुम्हारे पिता गायब हो गए तब तुम्हें कैसा लगा? यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो। पर इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, हान मारू अपने कान में मार के अपने कानों को ही फोड़ देता है। लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करो। पर तभी वो डीमन हंस के उस पर अटैक करने लगता है। हान मारू कहता, तुम्हारे हमले का कोई मतलब नहीं है जब तक मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, इसीलिए चुप रहो। और वो उस डीमन को मारने के लिए उस गाड़ी को सिकोड़ने लगता है। कांग उसे रोकने के लिए जाती है पर रेड उसे पकड़ लेता है और वो गाड़ी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस पर उस डीमन के साथ साथ हान मारू भी खत्म हो जाता है। कांग हैरान होकर कहती, येलो डस्ट गायब होना शुरू हो रही है और वो उस कार के पास जाके उससे मारू को निकालने लगती है। हमें हान मारू को जल्दी से बाहर निकालना होगा। पर रेड उसे रोकने लगता है, अब काफी देर हो चुकी है, अब तक तो वो मर गया होगा। पर कांग नहीं रुकती, यदि हम उसे येलो डस्ट खत्म होने से पहले निकाल ले तो हम शायद उसे बचा सकते हैं, और उसे निकालने की कोशिश करती रहती है। तभी रेड भी उसका साथ देने लगता है। वो मूर्ख, वो खुद को कैसे कुचल सकता है? यहाँ हम मारू को देखते हैं जो कि अलग सी डायमेंशन जैसी जगह पे होता है। ये क्या है, मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा, मैं उस बकवास करने वाले राक्षस को भी नहीं देख पा रहा, क्या हमें उससे छुटकारा मिल गया? पर लास्ट में वो क्या कहने वाला था? तभी वो डीमन कहता है, एबिस तुम्हारी तलाश कर रहे, इसे याद रखो। मारू कहता है, बुला रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तभी वो डीमन उसे चिल्ला के जागने के लिए कहता है, जिससे मारू जाग जाता है और उसके पेट से एक
खान निकल के एक डीमन निकलने लगता है, जिसे देख के मारू डर जाता है, ये क्या है। वो डीमन मारू से कहता है मुझे याद करो, और एक बार फिर से मारू अपने पास्ट को सोचने लगता है, जहाँ हम उसी डीमन को देखते हैं। मारू अपने फादर से कहता है डैड ये एक डीमन है, चलो यहाँ से भाग चलें। पर उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं, नहीं हमें अभी से इससे लड़ना होगा। मारू पूछता है पर हमें ऐसा किस लिए करना है। उसके डैड कहते हैं क्योंकि हमें उन कमीने राक्षसों की एबिलिटी पाने की जरूरत है, चलो एबिस में चलें। और उसे खींच के उस डीमन के पास फेंक देते हैं, जिससे मारू बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तभी वो डीमन उस पर अटैक कर देता है। यहाँ कांग और रेड अभी भी उसे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, अभी भी कुछ डस्ट बची है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो अपनी एबिलिटी के यूज करके उस कार को तोड़ देता है, जिसके अंदर हान मारू बहुत बुरी हालत में होता है, जो देख के वो दोनों काफी चौंक जाते हैं। रेड कहता है ऐसा नहीं हो सकता, रिकवर करने लायक येलो डस्ट पहले ही गायब हो चुकी है। कांग उसका हाथ पकड़ के कहती है हान मारू क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। तभी रेड बहुत चौंकते हुए कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बेवकूफ इंसान होके खुद से ही येलो डस्ट निकाल रहा है, बिल्कुल राक्षसों की तरह। और हम देखते हैं रेड खुद से येलो डस्ट निकाल के हील हो रहा होता है, जिसे देखकर रेड और कांग बहुत हैरान होते हैं, ये लगभग ठीक हो गया है। हम मारू को देखते हैं जो कि पूरी तरह हील हो गया, और तभी वो गिर जाता है। रेड उसे पकड़ के कहता है तुमने अभी बिल्कुल राक्षसों की तरह येलो डस्ट निकाली, क्या ये भी तुम्हारी राक्षस खाने वाली एबिलिटी के कारण हुआ है। मारू हैरान होकर कहता है राक्षस खाने वाली एबिलिटी, अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, जो मैं भूल गया था। मुझे मेरी पावर्स हाल ही में नहीं मिली, ये मुझे बचपन में ही मिल गई थी। डैड ने मुझे मजबूर किया था, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया। और तभी उसे फिर से पैनिक अटैक होने लगता है। हे तुझे क्या हुआ पहले मुझे बता। तभी कांग रेड को रोकते हुए कहती है हान मारू को आराम करने दो, मुझे लगता है उसे समय समय पर पैनिक अटैक आते रहते हैं, और यह बात केवल हम तीनों के बीच रहेगी। रेड कहता तो क्या हम इस राक्षस जैसे बेवकूफ को इसी तरह रहने दें और इसकी इन्फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स को ना दें। कांग कहते हैं हमें अभी भी नहीं पता कि उसने येलो डस्ट क्यों निकाली। तभी रेड कहता है क्या होगा यदि वो राक्षस की तरह खतरनाक हो जाए। कांग कहती है मुझे हान मारू पर भरोसा है, वो कोई भी खतरनाक काम नहीं करेगा। रेड मारू को देखता है खैर तुम्हें जैसा अच्छा लगे वो करो, मुझे कोई परवाह नहीं उस बेवकूफ के साथ क्या होगा, और वहां से जाने लगता है। कांग मन में सोचते हैं मैंने कहा मुझे उस पर भरोसा है, पर शायद उसे भी अब खुद पर शक होने लगा है। जिसके बाद हम मारू को देखते हैं जो कि ट्रेन से कहीं जा रहा होता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है, राक्षस खाने वाला राक्षस क्या है, क्या मैं राक्षस बन रहा हूँ। तभी उसे मिरर में खुद की शक्ल राक्षस जैसे दिखने लगती है।